हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल सिविल सर्विसेज ड्रीम। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग जनरल स्टडी में इन्वायरमेंट के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, उन्हें आज डिस्कस करेंगे। तो आइए इसी के साथ आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आज का, बखीरा पक्षी विहार जहाँ स्थित है वह जगह है। ऑप्शंस हैं बस्ती, फैज़ाबाद, गोंडा या फिर उन्नाव। क्वेश्चन 1 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, बस्ती। देखिए, जो बखीरा पक्षी विहार है वो बस्ती के वर्तमान में संत कबीर नगर जो है वहाँ स्थित है। ठीक है, तो मोस्टली बखीरा पक्षी विहार जब भी कहा पूछा जाता है तो संत कबीर नगर नाम में आता है, लेकिन ये बस्ती में ही जो है संत कबीर नगर जो है वहाँ पर बखीरा पक्षी विहार स्थित है, इसलिए ऑप्शन जो सही है वो बस्ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। यदि रेफ्रिजरेटर के दरवाजे को कुछ घंटों के लिए खुला छोड़ दिया जाए तो कमरे का तापमान घट जाएगा, बढ़ जाएगा, अपरिवर्तित रहेगा या फिर केवल रेफ्रिजरेटर के निकट के क्षेत्र में घटेगा। तो क्वेश्चन 2 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, बढ़ जाएगा। देखिए, ये जो प्रोसेस है कि रेफ्रिजरेटर के दरवाजे को कुछ घंटे के लिए अगर खुला छोड़ दिया जाए तो उसका तापमान, तो कमरे का जो तापमान है वो बढ़ जाएगा। इसको थोड़ा समझने के लिए ये प्रोसेस थोड़ी समझने वाली है। तो आइए देखते हैं कि कैसे ये होता है। कि देखिए, जो रेफ्रिजरेटर का काम होता है वो ये होता है कि वस्तु की, नॉर्मली क्या होता है, वस्तु की अंदर की जो गर्मी होती है जब वो बाहर निकल जाती है तो वस्तु जो है वो ऑटोमेटिक ठंडी हो जाती है। ठीक है, तो रेफ्रिजरेटर का काम बिल्कुल ऐसा होता है कि फ्रिज के अंदर जो चीज़ें रखी होती हैं, लिक्विड हो चाहे सॉलिड हो कुछ भी हो, उसके अंदर की वो गर्मी खींच लेता है जिससे वो वस्तुएं ठंडी हो जाती हैं। ठीक है, और वो जो गर्मी होती है वो जो है फ्रिज में या रेफ्रिजरेटर में लगा हुआ जो कंप्रेसर है वो जो है वो बाहरी जो एरिया होता है उसमें जो है वो ट्रांसफ़र कर देता है। ठीक है, उसमें रिलीज़ कर देता है उस गर्मी को। तो होता ये है कि कंप्रेसर जो है वो बाहर उसको फेंक देगा। ठीक, अगर फ्रिज का ढक्कन खुला छोड़ देंगे तो जो कूलिंग कंपार्टमेंट है, ठंडा होने वाला जो एरिया है, वो अब फ्रिज के अंदर ही नहीं बल्कि पूरा कमरा हो जाएगा, क्योंकि फ्रिज का ढक्कन तो वो खुला हुआ है। ठीक है, तो वो फ्रिज के अंदर ही नहीं, अब पूरा जो कमरा है वो उसी कूलिंग कंपार्टमेंट के अंतर्गत आ जाएगा। इस तरह क्या होगा कि कंप्रेसर अब पूरे कमरे को ठंडा करने की कोशिश करेगा। अब चूंकि ज़्यादा क्षेत्र को ठंडा करना है तो कंप्रेसर ज़्यादा बिजली लेगा, और वो जितनी ज़्यादा बिजली लेगा उतनी ज़्यादा वो गर्म भी होगा, उसको ज़्यादा काम करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब जो पहला कंपार्टमेंट और दूसरा कंपार्टमेंट वो एक हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि पहला कंपार्टमेंट क्या था, फ्रिज के अंदर का था, दूसरा कमरे वाला एरिया था जिसमें कंप्रेसर अपनी गर्मी जो है फेंक रहा था। ठीक है, अब क्या, ढक्कन खुलने पर दोनों ही कंपार्टमेंट एक हो गए। ठीक, तो अब मामला कुछ ऐसा हो गया कि एक ही जगह से गर्मी भी ले रहा है और एक ही उसी जगह पे वो गर्मी छोड़ भी रहा है। उसी रूम के अंदर जो रेफ्रिजरेटर है वो ठंडी, मतलब कि वहाँ की रूम की, क्योंकि फ्रिज के अंदर और रूम की उसकी गर्मी को ले भी रहा है, और जो कंप्रेसर है उसको इतना काम करना पड़ रहा है कि वो जो उसके अंदर से जो गर्मी निकल रही है वो भी उसी कमरे में ही हो रही है। तो फिर जो है वही होगा कि जो टेम्परेचर है वो गिरने की वजह या तो इक्वल रहेगा या फिर मोस्टली यही होगा कि जितना ज़्यादा उसको वर्क करना पड़ेगा तो तापमान जो है वो बढ़ जाएगा। ठीक है, तो इसलिए जो क्वेश्चन 2 का सही आंसर है वो ऑप्शन बी है कि जो टेम्परेचर है कमरे का वो बढ़ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 में है, यूरो नॉर्म्स बनाए गए हैं। ऑप्शंस हैं वाहनों की गति नियंत्रण के लिए, वाहनों का आकार वर्गीकरण के लिए, वाहनों से निकलने वाली हानिप्रद गैसों को नियंत्रित करने के लिए, या फिर इंजन की शक्ति बताने के लिए। तो क्वेश्चन 3 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, वाहनों से निकलने वाली हानिप्रद गैसों को नियंत्रित करने के लिए। देखिए, वाहनों से निकलने वाले जो धुएं हैं, जो हानिकारक गैसें हैं, उनसे होने वाला जो प्रदूषण है उस पर नियंत्रण करने के लिए यूरोपीय समुदाय के देशों ने जो मानदंड निर्धारित किया है उसे ही यूरो मानदंड कहा जाता है, यूरो नॉर्म्स कहा जाता है। तो यूरो नॉर्म्स जो बनाए गए हैं वो वाहनों से निकलने वाली हानिकारक गैसों के द्वारा जो प्रदूषण हो रहा है उस पर नियंत्रण करने के लिए बनाए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 में है, नीचे दी गई सूची में उसे चुनिए जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट, विश्व धरोहर स्थल घोषित हुआ है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शंस हैं, कॉर्बेट नेशनल पार्क, नंदा देवी जीव मंडल रिजर्व, राजाजी नेशनल पार्क और गिर फॉरेस्ट। तो इन चारों में कौन ऐसा ऑप्शन है जो कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंतर्गत चुना गया है, घोषित हुआ है। तो क्वेश्चन 4 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, नंदा देवी जीव मंडल रिजर्व। ठीक है, तो नंदा देवी जीव मंडल रिजर्व जो है उसे विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है चारों में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 में है,
निम्नलिखित में से कौन सा रक्त की हीमोग्लोबिन के साथ अनुत्क्रमणीय संश्लिष्ट बनाता है? ऑप्शंस हैं कार्बन डाइऑक्साइड, शुद्ध नाइट्रोजन गैस, कार्बन मोनोऑक्साइड या फिर कार्बन डाइऑक्साइड और हीलियम का मिश्रण। तो क्वेश्चन 5 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो रक्त के हीमोग्लोबिन के साथ मिलकर के कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बना लेता है और ये रक्त के हीमोग्लोबिन के साथ मिलकर के अनुत्क्रमणीय संश्लिष्ट बनाता है, इरिवर्सिबल ये संश्लिष्ट है। कार्बन जो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन है ये अब वापस से चेंज नहीं होगा, ठीक है, तो ये जो है इरिवर्सिबल जो है संश्लिष्ट बनाता है। तो इसलिए जो क्वेश्चन 5 का जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी संस्थान स्थित है? ऑप्शंस हैं कटक में, जमशेदपुर में, नागपुर में या फिर रांची में। तो क्वेश्चन 6 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, नागपुर में। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी संस्थान नागपुर महाराष्ट्र में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन 7 में है पर्यावरण से अभिप्राय है भूमि, जल, वायु, पौधों एवं पक्षियों की प्राकृतिक दुनिया जो इनके चारों ओर अस्तित्व में है, उन संपूर्ण दशाओं का योग जो व्यक्ति को एक समय बिंदु पर घेरे हुए होती हैं, भौतिक, जैविकीय एवं सांस्कृतिक तत्वों की अंतःक्रियात्मक व्यवस्था जो अंतः संबंधित होती है, या फिर उपर्युक्त सभी। तो क्वेश्चन 7 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। पर्यावरण उन सभी स्थितियों और प्रभावों का कुल योग है जो जीव समूह के विकास एवं जीवन पर असर डालते हैं। पर्यावरण के अंतर्गत वायु, जल, भूमि ये सभी शामिल हैं। साथ ही गतिशील रूप में मानव, अन्य जीव जंतु, पौधे, सूक्ष्म जीव समूह और उनके गुणों के बीच जो अंतर संबंध हैं, ठीक है, अंतरक्रियात्मक जो व्यवस्था है, ठीक, तो ये सब जो है ये सब इसी के अंतर्गत सम्मिलित हैं। अतः पर्यावरण के जितने भी यहाँ पे जो प्रश्न में जितने भी ऑप्शंस दिए गए हैं ऊपर तीनों, ये सभी पर्यावरण में सम्मिलित हैं। तो इसलिए ऑप्शन क्वेश्चन 7 का जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन 8 में है पर्यावरण अपकर्ष से अभिप्राय है, इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन जो है उससे क्या अभिप्राय है? ऑप्शंस हैं पर्यावरणीय गुणों का पूर्ण रूप से निम्नीकरण, मानवीय क्रियाकलापों से विपरीत परिवर्तन लाना, पारिस्थितिकीय विभिन्नता के परिणाम स्वरूप पारिस्थितिकीय असंतुलन या फिर उपर्युक्त सभी। तो क्वेश्चन 8 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। पर्यावरण अपकर्ष से अभिप्राय यही है कि पर्यावरणीय गुणों का पूर्ण रूप से निम्नीकरण भी हो, मानवीय क्रियाकलापों के से विपरीत परिवर्तन लाना हो, पारिस्थितिकीय विभिन्नता के परिणाम स्वरूप पारिस्थितिकीय असंतुलन हो, तो ये सभी इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन के अंतर्गत आते हैं। तो इसलिए क्वेश्चन 8 का जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन 9 में है मानव जनित पर्यावरणीय प्रदूषण कहलाते हैं। ऑप्शंस हैं परजैविक, प्रतिजैविक, ह्यूमेलिन या फिर एनाल्जेसिक। तो क्वेश्चन 9 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, ह्यूमेलिन। ह्यूमेलिन जो प्रदूषण मानव के द्वारा उत्पन्न किए जाते हैं, जैसे फैक्ट्रियों के द्वारा या फिर सीएफसी के द्वारा, ठीक है, तो ये सब मानव जनित जो पर्यावरणीय प्रदूषण हैं वो ह्यूमेलिन कहलाते हैं, ठीक है। अब जो नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, इसमें है कथन और कारण दो दिए गए, ठीक है। तो इसमें देखिए कि कथन ए में है कि मृदा प्रदूषण औद्योगिक प्रदूषण की अपेक्षा अधिक खतरनाक है। कारण में दिया गया है उर्वरक तथा कीटनाशक भोजन श्रृंखला में प्रवेश कर जाते हैं। तो निम्नलिखित कूट से सही उत्तर चुनिए। ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या है। ए और आर दोनों सही हैं परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ए सही है परंतु आर गलत है। ए गलत है परंतु आर सही है। तो क्वेश्चन 10 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए। ए तथा ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। देखिए जो मृदा प्रदूषण है वो औद्योगिक प्रदूषण से भी अधिक खतरनाक होता है, क्योंकि फसलों की अधिक पैदावार लेने के लिए मिट्टी में डाले जाने वाले जो रासायनिक उर्वरक हैं
तथा कीटनाशक हैं वो भोजन श्रृंखला में प्रवेश कर मनुष्य के स्वास्थ्य को सीधे दुष्प्रभावित करते हैं। ठीक है, तो इस वजह से जो मृदा प्रदूषण है वो औद्योगिक प्रदूषण से की अपेक्षा ज़्यादा खतरनाक है, क्योंकि इसको जो है ये डायरेक्टली जो ये जो प्रदूषण है वो मनुष्य के अंदर ही प्रवेश कर जाता है। तो इसलिए जो कारण है वो कथन की जो है कि उर्वरक और कीटनाशक भोजन श्रृंखला में प्रवेश कर जाते हैं, ये इसकी व्याख्या भी सही कर रहा है और दोनों ही स्टेटमेंट सही है, इसलिए ऑप्शन ए जो है वो सही है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो यहीं पे ही एंड होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।